चलेगा तो ये संभव नहीं होगा। होगा क्या संभव? अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक समिति का गठन होता है, 3 सदस्यीय समिति। कितनी सदस्यीय समिति? 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हृदयनाथ कुंजरू, के.एन. पणिकर। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्या पेश की? रिपोर्ट कि भाषा के आधार पर जो राज्य बना रहे हैं वो सही है या गलत। हुआ क्या? समिति ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। ये चीज संभव नहीं। अब जैसे ही समिति ने मना कर दिया, अब उसके बाद में अपने कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और वो कहां होता है बच्चों? जयपुर में होता है। कहां होता है? जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य निर्माण पर विचार किया कि भाई अपन भी मंथन करें। और उन लोगों ने भी मंथन करके क्या हुआ? भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण होना था उसको क्या कर दिया बच्चों? खारिज कर दिया। खारिज मतलब कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का निर्माण नहीं होगा। समस्या होगी ना। अब जो भाषा के आधार पर लोग राज्य का निर्माण करना चाहते थे, जैसे ये मांग खारिज हुई तो उन लोगों में आक्रोश आया, गुस्सा, समझ गए ना। और लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोटी श्री रामालू। पोटी श्री रामालू ने बच्चों भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? भूख हड़ताल पर। 56 दिन की लगातार भूख हड़ताल करने के पश्चात क्या होता है? इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो जाती है। कितने दिन की भूख हड़ताल के पश्चात? सुनवाई हुई, लेकिन हुई मरने के बाद ही। 56 दिन की लगातार भूख हड़ताल के पश्चात पोटी श्री रामालू की क्या हो जाती है बच्चों? पानी तो पिएगा यार। पोटी श्री रामालू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कब होती है बच्चों? इसकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1952 को। कब होती है? 15 दिसंबर 1952 को। उसकी मृत्यु होने के साथ ही क्या हो जाता है? और विरोध हो जाता है। फिर क्या करती है? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अरे मरने के बाद क्या पहले ही कर देते? पहले ही कर देते। अब बच्चों आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर 1953 को। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांग होने लगी भाषा के आधार पर। अंत में एक आयोग का गठन किया जाता है। वो आयोग कौन सा था? राज्य पुनर्गठन आयोग। पोटी श्री रामालू वाला कल लिखाया था ना मैंने आपको। कल लिखाया था ने, राज्य पुनर्गठन करवा दूं। बाईस दिसंबर 1953 को एक मिनट देखना भाई। एक अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है। बताइए, भारत में भाषा के आधार पर प्रथम बार किस राज्य का गठन हुआ? तेलंगाना का तो 2 जून 2014 को हुआ था। उस समय तो मध्य प्रदेश था। अरे नहीं, देख 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था बच्चों? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। 2 दिन पहले ही शपथ ली है। वर्तमान और फिलहाल में क्या अंतर है ये बता दो मेरे को। क्या? देखिए, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था? ब्रैकेट में आप लिख दो तेलुगु। ये ब्रैकेट में अर्थ समझ जाओगी क्या कि तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। किस भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश? किस भाषा के आधार पर बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए बच्चों, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश का। किसका निर्माण हुआ? किस भाषा के आधार पर हुआ? जैसे भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग होने लगी। उस समस्या से निपटारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग
का गठन होता है 22 दिसंबर 1953 को। अब देखो क्या होता है कि ऐसे तो अलग अलग जगह पर मांग होने लगेगी तो संभव नहीं है। अब क्या हुआ देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया, उसके अध्यक्ष कौन थे? और उस समय प्रचलित राज्य पुनर्गठन आयोग के अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। रुक जाए एक मिनट, उस समय कितने राज्य थे? मैंने यहाँ क्या लिखा है? उस समय, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा उस समय प्रचलित कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग का बना 22 दिसंबर 1953 को। प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का निर्माण कब हुआ? किस राज्य का हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे? याद रख लोगे। अब देखिए बच्चों क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के पास सिफारिश आई कि जो भी जहां भी जिस क्षेत्र में मांग उत्पन्न हो रही है राज्य निर्माण की, उसका आपको समीक्षा करनी है कि सही है या गलत। और धीरे धीरे ऐसे अलग राज्यों की डिमांड होने लगी। हमारा एक राज्य था उस समय एक राज्य था बंबई। आज बंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई बोल दो चाहे बंबई बोल दो, एक ही चीज है, बॉम्बे बोल दो। वर्तमान महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन उस समय क्या था? राज्य था एक। क्या था? राज्य। अब गुजराती भाषा वाले लोग बोले हमें गुजरात चाहिए, मराठी बोलने वाले लोग बोले हमें महाराष्ट्र चाहिए। विवाद उत्पन्न हो गया, समस्या हो गई। मराठी भाषा बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए बच्चों? मराठी भाषा बोलने वाले लोग कहते हैं कि मराठी के आधार पर बच्चों क्या चाहिए हमें? महाराष्ट्र। गुजराती बोलने वाले लोग कहते हैं हमें क्या चाहिए? गुजरात चाहिए। समस्या उत्पन्न हुई या नहीं हुई? बंबई का विभाजन होता है 1960 में। किसका विभाजन होता है? और बंबई नाम का जो राज्य था वो समाप्त हो जाता है। एक तो बनता है महाराष्ट्र और दूसरा बनता है गुजरात। इनकी डेट ये याद नहीं करनी है तो आपको समझाने के लिए बता दिया। आपको याद यही करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का बना, अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भाषा के आधार पर राज्य, ये चीज याद रखनी है। तो बंबई से 2 राज्य बन गए, एक तो महाराष्ट्र बन गया, दूसरा इसी प्रकार 1966 में अपने एक हुआ करता था पंजाब राज्य। आज भी है, आज भी है ना? है या नहीं है? पंजाब राज्य में भी मांग होने लगी। और 1966 में इसमें एक बनता है, एक तो बनता है हरियाणा। क्या बनता है? हरियाणा, पंजाब, और तीसरा कौन सा बनता है? हिमाचल। तो बच्चों समय समय पर अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें आपको ये चीज जो मैंने बताई है वो कंठस्थ याद कर लेना। समझ गए क्या? इनकी कभी नहीं पूछेंगे, इनकी कभी नहीं पूछेंगे। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो आयोग का गठन तो 1953 में हुआ, लेकिन आयोग के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया वो अधिनियम पारित कब हुआ? 1956 में। दोनों में अंतर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ये पूछे तब तो 1953 करना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, समझ गए? इनको छाप दो।
पहले हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य। देखिए, हमारे जो भारत का मूल संविधान था, मूल संविधान, कौन सा संविधान बच्चों? मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। नागरिकों को कुछ कर्तव्य देने के लिए एक समिति का गठन होता है। उस समिति का नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर एक संविधान संशोधन होता है 42वां। और 42वां कब होता है? 1976 में। कब होता है? इसके आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अब मूल संविधान में तो था नहीं, तो अब कहीं बीच में जोड़ना पड़ेगा, फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा, कहीं यही करना पड़ेगा ना भाई। मूल संविधान में होता तो आगे पीछे हो जाता, अब तो कहीं एडजस्ट ही करना होगा ना इसको। अब संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तब हमारे एक संविधान का भाग है 4 क। भाग 4 है। 3 में तो मौलिक अधिकार पढ़े हैं आपने, 4 में मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये नीति निर्देशक तत्व है। अब हमने जोड़ दिया 4 क। क्या जोड़ा? अनुच्छेद 37 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। फिर हमने एक अनुच्छेद जोड़ा 51 क। कौन सा जोड़ा? एक तो भाग जोड़ दिया। कौन सा भाग? 4 क। और एक जोड़ दिया आर्टिकल 51 क। और इसमें किसको जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। किसे शामिल किया? अब शामिल तो कर लिया, लेकिन ये कहां से लिया गया? किस देश के संविधान से अपनाया है? बताओ, लिखाया हुआ है आपको विदेशी स्रोतों वाले में। किस देश के संविधान से हमने मूल कर्तव्य को अपनाया है? सोवियत संघ, रूस। कहां से अपनाया? सोवियत संघ, रूस। इसका मतलब यह है कि हम आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे से साफ हो रहा है काम। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे। लिखिए, लिखिए। मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य
राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के समय नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान के लिए कांग्रेस सरकार ने सरदार सरवण सिंह समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर बयालीसवां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में एक नया भाग 4 के व अनुच्छेद 51 क जोड़कर शामिल किया गया। देखिए, मूल कर्तव्य कहां से अपनाए गए? सोवियत संघ रूस से। कहां से अपनाए गए? कहां से अपनाए? मूल कर्तव्य। देखिए, हमारा जो भारत का मूल संविधान था बच्चों, हमारे जो भारत का मूल संविधान था, मूल मतलब जब जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कहीं भी प्रावधान नहीं था। कहीं भी प्रावधान। आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान था या नहीं, तो दो ही बात याद रखनी है कि नहीं, हाँ या ना। तो था या नहीं?
नहीं था। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। वाद मतलब कोई मुद्दा विवाद कोर्ट में पेश करने वाला, न्यायपालिका के सामने रखने वाला। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका में न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय की शरण योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य का कोई मुद्दा लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में, तो ये वाद योग्य नहीं है। इतना याद रखना, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि ये मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं। राज्य कोई कानून बनाता है और कानूनों से नागरिकों के हनन, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायपालिका कानून को समाप्त कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। अगर वाद योग्य नहीं है तो सरकार की मनमानी ज्यादा चलेगी, तो सरकार की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को। 21 मार्च 1977 तक चलता था। उस समय सरकार ने कुछ सूझ से काम किया कि नागरिकों के अच्छे विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ उसे मूल कर्तव्य भी उनके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के समय। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान। कांग्रेस सरकार ने नागरिकों को कर्तव्य देने के लिए एक समिति का गठन किया। वो समिति कौन सी थी? सरदार सरवण सिंह समिति। और उसी की सिफारिश के आधार पर एक संविधान संशोधन होता है, जो था 42वां संवैधानिक संशोधन। कब हुआ? 1976 में। इसके तहत मूल कर्तव्य को संविधान में एक नया भाग जोड़ा। कौन सा भाग? भाग 4 क वह अनुच्छेद 51 क जोड़कर शामिल किया गया। आपको याद इतना ही रखना है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस से। कहां से अपनाए थे? रूस से। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए? यह आपातकाल, ये लाइन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखाई है। किस समिति की सिफारिश से? सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? याद रख लोगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? संविधान के किस भाग में? अनुच्छेद में। यह चीज याद रख लोगे। निकलिए क्या? मूल रूप में 10 मूल कर्तव्य थे। कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य। वर्तमान में 11 हैं। कितने हैं? देखिए, नोट 86वां संविधान संशोधन
संशोधन के तहत ग्यारहवां मूल कर्तव्य देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। हाँ अब बोलिए। देखिए इधर मूल रूप में 10 मूल कर्तव्य थे, कितने थे? वर्तमान में कितने हैं? 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। और वो कौन सा था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, प्रत्येक माता पिता का या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ये नहीं चलेगी कि कोई भी अपने बच्चों को सोचेगा हम पढ़ाएंगे नहीं। सबको पढ़ाने का अधिकार है, सबको अपने बच्चों को पढ़ाना है। लिखो इनको। ये आपको लिखवा दें तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दोगे तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ गए ना? तो साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डीपली नहीं ज्यादा। इधर देखिए एक बार राष्ट्रगान, इधर देखिए जनगण मन। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें कि हमारे जो भारत का राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जहां भी हम जा रहे हैं रास्ते में अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो अगर आप एक सच्चे देशभक्ति हो तो एकदम सावधानी की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
लेकिन अपन क्या करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। बच्चों, तिरंगा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा किसी बच्चे ने नीचे गिरा दिया तो हमारा कर्तव्य है उसको झुकने नहीं देना, हमारा कर्तव्य उसको उठाकर अच्छी जगह लगाइए। कि हमारे जो भारत का, आपका मूल कर्तव्य यही तो कर्तव्य है कि राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें एवं संविधान के आदर्शों का पालन करें। कि संविधान के जो आदर्श हैं हमारे, उसका पालन करना चाहिए, संविधान के विपरीत कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी कि हम तिरंगा कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। भारत के जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका बच्चों सदैव सम्मान करना चाहिए। संविधान के जो आदर्श हैं उसका पालन करें। समझ गए क्या? नंबर 1 मूल कर्तव्य है। इसके आगे है नंबर 2। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें। और हृदय से संजो के रखे, संजो के रखे। देखिए इधर देखो, एक बार लिखना बंद करो। सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों। स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं? जिन लोगों ने अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। समझ गए ना? अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। घबराए नहीं कि अपने प्राण चले जाएं, लेकिन हमारी जो मां भारती है, मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे, हम दूसरों की गुलामी सहन नहीं करेंगे। तो हमारे जो नंबर 2 का मूल कर्तव्य है, वो कह रहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों का क्या करें? सम्मान करें। क्या करें? सम्मान। कि जो हमारे भारत मां की आजादी की रक्षा के लिए लड़ाई में जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए थे, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जितने हमारे क्रांतिकारी थे, रोशन सिंह, बिस्मिल्लाह, जितने भी क्रांतिकारी थे, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारा कर्तव्य है बच्चों कि स्वतंत्रता सेनानियों का हमें झुककर सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हृदय से संजो के रखे, और हमारे हृदय में उसके प्रति अच्छे विचार भी होने चाहिए। कि एक वो भगत सिंह थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। लटके या नहीं लटके?